हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो आई है संप्रभुता के बारे में, सॉवरेंटी के बारे में। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रीनास से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जियोबोधा ने 1576 में अपनी पुस्तक सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया, इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। संप्रभुता का मूल यूनान विचारक अरस्तु के विचारों में दिखाई देता है। इसी प्रकार मध्य युग में रोमन न्याय शास्त्री संप्रभुता के लिए राज्य की सर्वशक्ति अथवा राज्य की परम सत्ता शब्दावली का प्रयोग किया है। 16वीं शताब्दी में जियोबोधा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रेसियस, थॉमस हॉब्स 18वीं शताब्दी में जे रूसो, 19वीं शताब्दी में सेंचुरी में जॉन ऑस्टिन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। जो ये संप्रभुता शब्द आया है, ये आया है सुप्रेनस से आया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। फर्स्ट इसका प्रयोग किया था जियोबोधा ने किया था अपनी पुस्तक 1576 में सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था इन्होंने। इसके बाद हो गया अर्थ के बाद हो गया डेफिनेशन, परिभाषा किन विद्वानों ने क्या क्या दी। इसकी परिभाषा संप्रभुता की। फर्स्ट गवर्नर ने संप्रभुता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अलावा किसी से भी सीमित नहीं होता। उसने कहा था कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो अपनी इच्छा के अलावा किसी से भी सीमित नहीं होता है। उसके बाद बोधा ने कहा है कि यह नागरिकता प्रजा की शक्ति है जो विधि या कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। देन हो गया ऑस्टिन की परिभाषा। ये हो गया, यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो खुद किसी समान व्यक्ति के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त न हो और समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है, और वह समाज जिसमें वह संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक स्वाधीन समाज अथवा राज्य होता है। ऑस्टिन की परिभाषा ही होगी। उसके बाद हो गया संप्रभुता के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभुता के दो पहलू माने जाते हैं, एक हो गया आंतरिक संप्रभुता, दूसरी होगी बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता हो गया, आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य के एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, समुदाय, संस्थान आदि राज्य के अधीन है और राज्य उन सभी से ऊपर है। राज्य को उन सभी को अनुमति देने तथा उनका पालन करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन राज्य की अनुमति का पालन नहीं करता है तो राज्य उन्हें दंडित कर सकता है। नास्की के शब्दों में, राज्य अपने क्षेत्र के सभी लोगों और संस्थानों को आदेश देता है। राज्य को किसी से भी आदेश नहीं मिलते हैं। भारी संप्रभुता दो प्रकार के होगी, आंतरिक, दूसरी होगी बाहरी। आंतरिक संप्रभुता में हो गया कि आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य के एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, समुदाय, संस्थान क्या होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं। राज्य उन सभी के ऊपर है। राज्य सभी व्यक्ति, संस्थान, समुदाय से ऊपर है। राज्य को उन सभी को अनुमति देने और उसका आज्ञा पालन करने का अधिकार है, उसका पालन कराने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन राज्य की अनुमति का पालन नहीं करता है तो राज्य क्या कर सकता है, उसे दंडित कर सकता है। ग्लास्की ने कहा कि राज्य अपने क्षेत्र के सभी लोगों और संस्थानों को आदेश देता है और राज्य को किसी का आदेश नहीं मिलते हैं। बाहरी संप्रभुता क्या होगी? बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य सभी प्रकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है और किसी अन्य देश या विदेशी संस्था का इस पर कोई अधिकार नहीं है। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य ये भी होता है कि राज्य किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से क्या होता है, स्वतंत्र है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहिए वैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से यह मैत्री, युद्ध, तटस्थता इसमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। बाहरी संप्रभुता यह है कि जो किसी भी देश की जो राज्य की विदेश नीति होगी वो क्या होगी, फ्री होगी, चाहे वो किसी राज्य से जैसे चाहिए वैसे संबंध बना सकता है। तो बाहरी स्वतंत्रता हो गया विदेश नीति के मामले में, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने
वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपने विदेशों में चाहे जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसकी विदेश नीति फ्री होगी, किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगी। आंतरिक में तो सभी संगठन और व्यक्ति उसके अंडर होंगे। ये हो गए संप्रभुता के पहलू, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। उसके बाद हो गया संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के क्या क्या लक्षण हो गए? एक तो हो गया पूर्णता होती है, इसमें एब्सोल्यूटनेस। प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है, यह अन्य किसी शक्ति के आश्रित पर आश्रित नहीं है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उनके समूह प्रभुसत्ताधारी के अधीन होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभुसत्ता के अधीन होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभुसत्ता को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, न ही उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते प्रभुसत्ता को क्या नहीं कर सकते? नष्ट नहीं कर देते, क्योंकि कोई राज्य ने अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। ये तभी तक मान्य होंगे जब तक प्रभुसत्ता राज्य उनका सम्मान करने को तैयार है। एक तो एब्सोल्यूटनेस होती है, पूर्णता होती है संप्रभुता में, पूर्ण और असीम है प्रभुसत्ता। यह अन्य किसी शक्ति पर आश्रित नहीं होता है। राज्य के जो भीतर सभी व्यक्ति हैं, बाहर सभी प्रभुसत्ताधारी हैं, वो किसके अधीन है? राज्य के अधीन। राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, क्योंकि वो तब तक मानेगा उसको जब तक प्रभुसत्ता राज्य उसका सम्मान करने को तैयार है। दूसरा हो गया सार्वभौमता, यूनिवर्सैलिटी। प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों की तुलना में सर्वोच्च है। राज्य इन सारे संस्थाओं में और व्यक्तियों और संस्थाओं में। वैसे राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकते हैं, परंतु कोई व्यक्ति और संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। तीसरा लक्षण हो गया संप्रभुता का अधेयता। राज्य के हाथ से संप्रभुता निकल जाने पर राज्य नहीं रह जाएगा। यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और राज्य को अर्पित कर देता है तो उस हिस्से पर क्या हो गया? उसकी अपनी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता क्या होगा चाहिए? स्थापित हो जाएगी। अधेयता मतलब कि संप्रभुता किसी के दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अस्थायित्व, परमानेंस। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी रहती है। दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। सम्राट या राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग के बाद क्या होता है? प्रभुसत्ता का क्या नहीं होता? अंत नहीं होता, बल्कि तत्काल दूसरे सम्राट और राष्ट्रपति में क्या होता है? स्थापित हो जाता है। सरकार बदल जाने पर जैसे राज्य का अस्तित्व बना रहता है वैसे संप्रभुता का अस्तित्व बना रहता है। अस्थायित्व मन हो गया, परमानेंट रहेगा, क्योंकि राज्य और इसको पृथक नहीं किया जा सकता। राज्य और संप्रभुता को अगर किसी राष्ट्रपति या सम्राट का मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? प्रभुसत्ता का अंत नहीं हो बल्कि दूसरे के पास चला जाता है। उसके बाद होगा अविभाज्यता। अविभाज्यता में क्या हो गया? प्रभुसत्ता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापकता शक्ति है, इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। यदि प्रभुसत्ता के टुकड़े कर दिए जाए तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। ये हो गया इंडिविजिबिलिटी हो गया। इसमें हो गया कि राज्य के क्या नहीं कर सकते हैं? संप्रभुता के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसके टुकड़े कर देंगे तो क्या होगा? राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता का अर्थ हो गया राज्य की संप्रभुता सर्वथा मौलिक रहती है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होती है। तो ये हो गया संप्रभुता के लक्षण हो गए। पूर्णता हो गया, सार्वभौमता, अधेयता, अस्थायित्व, अविभाज्यता और मौलिकता ही हो गया संप्रभुता के लक्ष्य। बात हो गया ये हो गया संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के विविध रूप कौन कौन से हो गए? एक औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक या नाम मात्रिक संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिससे सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित होती है, किंतु जिसे व्यवहार में शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग नहीं किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य करे। इंग्लैंड का सम्राट और इस प्रकार का औपचारिक संप्रभु का आदर्श होना। जैसे इंडिया का राष्ट्रपति भी है औपचारिक संप्रभु का उदाहरण, जब वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री में रहती है। इंग्लैंड में भी सैद्धांतिक मतलब सैद्धांतिक रूप से तो इंग्लैंड के सम्राट जी संप्रभु है, किंतु वास्तविक में पार्लियामेंट मतलब संसद है। तो व्यवहार में क्या करता है? सम्राट की इन शक्तियों का क्या करता है? उपयोग करता है।
उसके बाद हो गया कानूनी संप्रभुता। राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने तथा उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। यह वह संप्रभुता है जिसे क्या न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। कानूनी संप्रभुता हो गया कि राज्य के अंतर कानून का निर्माण तो पार्लियामेंट करता है, तो पार्लियामेंट क्या हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया, उसका पालन मंत्रिमंडल कराती है। तो इसमें क्या हो गया कि ये कानूनी सत्ता उसी संप्रभुता वही होगी। राज्य के अंतर कानून का निर्माण करने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है, स्पेशली पार्लियामेंट के पास ही होती है, ये इसे कानूनी संप्रभुता कहते हैं। यह वह संप्रभुता है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। इस संप्रभुता को क्या कहता है, न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। देन हो गया, तीसरा हो गया राजनीतिक संप्रभुता। प्रत्येक राज्य वैध संप्रभुता के अतिरिक्त एक अन्य शक्ति भी होती है जो वैध संप्रभु की तरह न तो संगठित होती है न तो दृष्टिगोचर होती है। यह निश्चित व्यक्तियों का समूह भी नहीं है जो विधि निर्माण का अधिकारी है हो। इसका अस्तित्व वैध संप्रभुता के पीछे छिपा होता है जिसकी इच्छा का नागरिकों द्वारा पालन किया जाता है। इस दृष्टि से इंग्लैंड में मतदाताओं की इच्छा ही हो सकती है। इस प्रकार जनता की इच्छा जनमत ही क्या है, राजनीतिक संप्रभु है। देन हो गया, चौथा हो गया लोकप्रिय संप्रभु। ये हो गया, ये तो लोकप्रिय संप्रभु रूसो के हैं, इसके जन्मदाता लोकप्रिय पॉपुलर सॉवरेंटी पॉपुलर विल के। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता सर्वसाधारण में निहित होती है तब उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता ये हो गया कि सर्वसाधारण में क्या होना, प्रभुसत्ता होना ही क्या हो गया, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत कानूनी प्रभुसत्ता राज्य का बाह्य आवरण मात्र होते हैं, उसकी अंतरात्मा लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। यदि प्रभुसत्ता के लोगों सम्मत के आधार पर उपेक्षा की जाएगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, यह विशेष वर्ग के स्वार्थ साधक बन जाएगी। तो ये हो गया संप्रभुता के विभिन्न रूप। एक हुई औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, दूसरी कानूनी संप्रभुता, तीसरा राजनीतिक संप्रभुता, चौथा होगी लोकप्रिय संप्रभुता। ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसके बारे में है ये। अब जॉन ऑस्टिन ने क्या कहते हैं अपनी पुस्तक द लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में क्या किया था, उन्होंने न्यायिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की व्याख्या की। यह संप्रभु सर्वप्रथम विधि की परिभाषा देता है। कानूनी, ये फर्स्ट विधि की परिभाषा ही है जॉन ऑस्टिन के द्वारा। कानून क्या है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। तत्पश्चात ये कहता है कि संप्रभुता की परिभाषा भी देता है। अगर समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का साधारणतः पालन करता हो तथा वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा पालन का अभ्यस्त न हो तो समाज में वह निश्चित व्यक्ति संपर्क है तथा वह समाज मतलब उस व्यक्ति को भी लगाकर, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, उस व्यक्ति वह समाज उस व्यक्ति को भी लगाकर राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। ये हो गया ऑस्टिन की डेफिनेशन है ये। अगर समाज का अधिकांश भाग अधिकांश पॉपुलेशन एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा, एक निश्चित मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया किसी देश में जो है की आज्ञाओं का पालन करता हो, वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा का पालन में अभ्यस्त न हो, किसी दूसरे का आज्ञा के पालन में अभ्यस्त न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु हो गया। तो उस समाज में क्या हो गया, वो निश्चित व्यक्ति संप्रभु हो गया और वह समाज एक राजनीतिक स्वतंत्र समाज होगा। उस व्यक्ति को लगाकर भी एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज होगा। तो इस डेफिनेशन से हम ये ऑस्टिन की जो संप्रभुता संबंधी इस कथन के विश्लेषण से संप्रभुता की निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट होती है जो ऑस्टिन ने डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन ने प्रत्येक स्वतंत्र राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होगा। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है। दूसरा हो गया, संप्रभु किसी एक मानव या मानव समूह में हो सकता है किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, देवी इच्छा, जनमत या मतदाता जैसे भावनात्मक प्रतीकों में निहित हो सकती है। वह तो ऐसा निश्चित मनुष्य या
एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध न हो। तीसरा हो गया, इस प्रकार का निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। उसकी इच्छा सभी व्यक्तियों और समुदायों से उच्च है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी अधीन या किसी के भी नियंत्रण के अधीन नहीं हो सकता है। जो ये हो गया संप्रभु हो गया, वो किसी के भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी के नियंत्रण नहीं होगा। प्रभुत्व शक्ति को समाज की बहुसंख्या से पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। आज्ञाकारिता आदत का विशेष होना चाहिए, केवल यदाकदा नहीं। प्रभुत्व शक्ति के आदेश ही क्या होने चाहिए? कानून होने चाहिए। आदेश रूप में आज्ञाओं को न मानने की दशा में दंड का अधिकारी होना पड़ता है। प्रभुत्व शक्ति क्या है? अविभाज्य है, क्योंकि यह वह इकाई है, इसलिए वह खंडित नहीं हो सकती है। प्रभुत्व शक्ति के विभाजन का अर्थ है संप्रभुता का विनाश। उसके बाद हो गई ऑस्टिन की कुछ सिद्धांत की जो आलोचना क्यों हुई। फर्स्ट तो ऑस्टिन के सिद्धांत की कट आलोचना की जाती है। लास्की का कहना है संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो ऑस्टिन के जो संप्रभुता सिद्धांत को संबंधी सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो इससे क्या हो गया? राजनीतिक शास्त्र को अस्थायी लाभ हो गए। इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में से कौन कौन से हैं? सर हेनरी मैन, सिज्विक, लीकॉक, ब्लंट सली के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत का निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। ये तो हो गया प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति धारणा क्या है? भ्रामक है। जो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक स्वतंत्र राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु का। उन्होंने कहा था कि सर हेनरी मैन ने कहा था कि निश्चित संप्रभु व्यक्ति की धारणा क्या है? भ्रामक है, क्योंकि प्राचीन समय में से आज तक क्या हो गया? अनेक ऐसे राज्य हो जहाँ पर सत्ता का पूर्ण रूप से अभाव रहा है। वहाँ पर कानून का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि उसके पीछे किसी नियम को सत्ता का हाथ रहा, बल्कि कानून का पालन लोगों की भावनाओं, प्रथाओं और विश्वास और प्राचीन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा था कि इसलिए कानून का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि निरंकुश सत्ता है, बल्कि इसलिए कि वहाँ लोगों की भावना, प्रथाएं, विश्वास और परंपराओं के आधार पर क्या किया जाता है? परंपराओं और प्राचीन परंपराओं के आधार पर कानून का पालन किया जाता है। दूसरा हो गया, ये हो गया लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। जो ऑस्टिन का सिद्धांत है, ये लोक प्रभुता की मानता है कि संप्रभुत्व शक्ति जनता में निवास करती है। लोकमत या जनता की इच्छा राज्य में स्वरूप पड़ती है, जबकि ऑस्टिन ने नहीं माना है। कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं। ऑस्टिन ने कहा था कि कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र है, जबकि यह कथन केवल उन्हीं राज्यों के लिए उपयुक्त सिद्ध है जो उन्नत एवं सभ्य है, परंतु यह पिछड़े राज्यों के लिए सत्य नहीं है। कानून संप्रभु का आदेश ये पिछड़े राज्यों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए प्राचीन ये पूर्वी साम्राज्यों में केंद्रीय शक्ति का कार्य केवल सेना का संगठन और कार्य संग्रह करना था। कानून का प्रयोग अस्थायी पंचायतों के द्वारा किया जाता था। वहाँ पर क्या होता था कि कानून परंपरागत व्यवहार का दूसरा नाम था। ऑस्टिन की परिभाषा नैतिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है, जबकि कानून का उद्देश्य सत्य और न्याय को प्राप्त करना है। संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन का संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है। ये कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता अविभाज्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्य का बंटवारा होता है और प्रशासनिक कर्तव्यों में इस बंटवारे से यह स्पष्ट होता है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में संघात्मक राज्यों में संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। राज्यों में होते कुछ उसमें होती है संघ में। तो ये हो गया, ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता विभाजित नहीं है, जबकि इन्होंने ये कहा कि संप्रभुता विभाजित है, क्योंकि ये जो कर्तव्य होते हैं इसका बंटवारा से स्पष्ट होता है कि संप्रभुता की विभाजित की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त यह है कि वर्तमान समय में जो संघात्मक शासन है उसमें संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित है। संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन ने ये कहा था कि जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसके अनुसार ये था कि संप्रभुता के सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता और निरंकुशता है, किंतु आलोचक संप्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते। ब्लंट सली लिखता है, राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं के प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। अब ये ऑस्टिन का जो सिद्धांत है ये क्यों
इसका महत्व है यह कि यद्यपि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की अनेक आलोचना की गई है, लेकिन इसमें अधिकांश आलोचना जो है भ्रांति व ऑस्टिन के दृष्टिकोण को न समझने के कारण हुई है। ऑस्टिन ने वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस दृष्टि से यह सिद्धांत नितांत सही है। यह सिद्धांत स्पष्ट हुआ तर्कसंगत है और उसके द्वारा किए गए सिद्धांत के इस विवेचन से संप्रभुता के लौकिक और राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता में ढल जाती है। की बात हो गई ये प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत। राजनीतिक संप्रभुता का एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता के अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना आवश्यक मानती है। ये क्या मानती है कि जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है उस एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध हुआ था। ये मानता है कि राज्य के अस्तित्व को तो बनाए रखना चाहती है ये बहुलवादी, मगर किंतु जो राज्य की संप्रभुता है उसका अंत करना आवश्यक मानती है। बहुलवादी ये नहीं मानते हैं कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण समूह में राज्य की स्थिति सर्वोच्च और प्रभुसत्ता संपन्न है। उनका ये कहना है कि आधुनिक प्रवृत्ति राज्य की शक्ति को क्रमशः संकुचित करने की ओर है। वे राज्य को शक्ति तंत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका विश्वास है कि राज्य की सत्ता बहुत बढ़ जाने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। वे शक्ति के विकेंद्रीकरण के विरुद्ध हैं और यह तर्क देते हैं कि राज्य के कार्यकुशलता का नितांत अभाव रहता है। प्रमुख बहुलवादी विचारक मैटलैंड, क्रेव, एडी लिंडसे, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट वॉकर, जी.डी. एस्कॉल, हेरल्ड रास्की बहुलवादी विचारक हैं। इनके प्रमुख मानते हैं। इन्होंने कहा कि राज्य के एक समुदाय है। बहुलवादी विचारक जो है उनका प्रमुख मानता है एक समुदाय है राज्य केवल। बहुलवादी राज्य को क्या सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जैसे एकलवादी करते थे। उनके अनुसार समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती हैं और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। तो इनका ये कहना है कि राज्य क्या नहीं कर सकता है कि मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसी कारण से क्या होगा, राज्य के अस्तित्व अन्य समुदायों का काफी उपयोगी अस्तित्व है राज्य के अतिरिक्त। अंतर करते हैं। बहुलवादी राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन मानता है और राज्य समाज का एक मात्र अंग है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता है। ये बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद असीमित संप्रभुता का भी खंडन करता है। ये क्या करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों ही संप्रभुता को सीमित मानता है। बहुलवादी आंतरिक क्षेत्रों में राज्य की शक्ति अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों को से सीमित होता है। बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित होता है। ये क्या करता है कि बहुलवादी राजसत्ता में नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास कर आंतरिक राजसत्ता इसलिए कंट्रोल हो गई कि अपनी प्रकृति के अनुसार के द्वारा और नागरिक और उसके समुदाय के जो अधिकार होंगे उसके द्वारा ये क्या होगी, सीमित होगी। बाहरी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित होगी। बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। बहुलवाद क्या करता है, केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करता है वरन विकेंद्रीकरण को राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के विकेंद्रीकरण से किया जा सकता है। उसके बाद हो गया बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं करता है। बहुलवाद क्या हो गया है, बहुलवादी राज्य के निरंकुश सत्ता का विरोध करता है मगर अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति क्या नहीं करता, उसे समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। राज्य का अंत
करने के स्थान पर राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। जो ये बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं करता, मतलब इसका यह है कि राज्य की जो संप्रभुता है उसका तो ये सीमित करना चाहता है शक्तियों को, मगर उसका नष्ट नहीं करना चाहता है। बहुलवाद क्या है? जनतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक विचारधारा है। बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसक प्रणाली का स्वीकार नहीं करता। आरंभ से लेकर अंत तक है उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व व गुप्त मतदान पर है। उसके बाद हो गया गुप्त मतदान में उसका भेद। बहुलवाद की आलोचना क्यों की जाती है? बहुलवाद विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। अगर इसको हम स्वीकार करेंगे तो अराजकता होगी, क्योंकि प्रत्येक समूह को राज्य के समान मान लिया जाए तो उन्हें संप्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी समर्पित किया जाएगा। समाज में कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर हम सबको बराबर कह देंगे, पावर देंगे अन्य संस्थान को। जी, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है। बहुलवादी विचारक के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर मान लिया गया है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक बड़ी भूल है। वास्तव में राज्य संस्था अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। बहुलवाद अंतर्विरोधों से बड़ा है। जो बहुलवाद है विचारधारा अंतर्विरोधों से बड़ी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करने उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंतु जब व्यवहार में आते हैं तो ये स्वीकार करते हैं किसी एक संस्था का संपूर्ण बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। फाइनल हो गया ये कि बहुलवाद का महत्व क्या है। बहुलवाद है जो कि राजनीतिक संघों के बढ़ते महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्य क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वरन इन समुदाय को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी वरन राज्य की कार्यक्षमता में क्या होगी? आवश्यक वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा, संप्रभुता के पहलू, संप्रभुता के लक्षण, संप्रभुता के ऑस्टिन का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना और बहुलवादी जो सिद्धांत है उसकी आलोचना के बारे में गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.